अंतर्राष्ट्रीय खबरों में खबरें विस्तार से। कल्पना कीजिए आप समुद्र किनारे खड़े हैं और अचानक धरती कांपने लगे, लहरें आसमान छूने लगी और सायरन गूंजने लगे और देखते ही देखते सब कुछ डूबने लगे। यही भयावह दृश्य आज रूस के सुदूर पूर्वी इलाके कामचटकी से शुरू हुआ, जिसने अब दुनिया के 30 देशों को आपदा के खतरे में डाल दिया है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो अब समुद्र पार करके अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड, फिलीपींस जैसे देशों तक पहुंच रही है। यह सिर्फ एक भूकंप नहीं बल्कि प्रकृति का वह प्रचंड रूप है जिसने इंसान को उसकी सीमाएं दिखा दी है। रूस के सुदूर पूर्वी इलाके कामचटका प्रायद्वीप में मंगलवार को आए 8.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने पूरे प्रशांत क्षेत्र में सुनामी का खतरा पैदा कर दिया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप समुद्र के भीतर आया, जिसके चलते रूस, जापान, अमेरिका, फिलीपींस, गुआम और हवाई में सुनामी की चेतावनी जारी की गई। भूकंप के झटकों ने रूस के किंडरगार्टन स्कूलों, इमारतों और समुद्र तटीय क्षेत्रों में नुकसान की खबरें हैं। सेवेरो कुरिल्स्क और कोरिल द्वीप समूह में समंदर की लहरें तीव्र वेग से टकराने लगी हैं। जापान में ट्रेन सेवाएं ठप कर दी गई हैं और फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को खाली कराया गया है, जहां 2011 में सुनामी से भारी तबाही हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन ने कैलिफोर्निया, हवाई और गुआम तक लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की चेतावनी दी है। जापान के होक्काइडो, टोक्यो बे, कुशीरो और मुकावा में लोग अस्थायी राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। रूस के कामचटका क्षेत्र में इस महीने यह 5वां भूकंप है। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि ये कोई सामान्य भूकंपीय हलचल नहीं बल्कि प्रशांत रिंग ऑफ फायर में टेक्टोनिक गतिविधियों का बड़ा संकेत हो सकता है। फिलहाल समंदर में 3 से 4 मीटर तक ऊंची लहरें उठ रही हैं। प्रशासन ने सभी तटीय क्षेत्रों में आपात अलर्ट घोषित कर दिया है। राहत टीमें सक्रिय हैं, लेकिन लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों से बचें और केवल अधिकृत सूचनाओं पर ही भरोसा करें। जापान के होक्काइडो द्वीप पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए और फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट को तुरंत खाली करा लिया गया। याद दिला दें कि 2011 में फुकुशिमा में आई सुनामी ने भारी तबाही मचाई थी और रेडियोधर्मी रिसाव की भयंकर त्रासदी हुई थी। यही कारण है कि जापान ने इस बार कोई जोखिम नहीं लिया है। भूकंप और सुनामी के खतरे को देखते हुए प्रशांत महासागर के आसपास के 30 देशों में चेतावनी जारी कर दी गई है। प्रमुख देशों में शामिल हैं जापान, अमेरिका, कैलिफोर्निया, हवाई, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, फिलीपींस, फिजी, ताइवान, पेरू, टोंगा, समोआ, वानुअतु, इंडोनेशिया, निकारागुआ, पनामा, अल सल्वाडोर, कोस्टा रिका। तो इन सभी देशों में समुद्र तटीय इलाकों को खाली कराने का कार्य तेजी से चल रहा है। समुद्र में मछलियों का शिकार, जहाज संचालन और पर्यटन सभी कुछ तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भूकंप और सुनामी की वीडियो तस्वीरें साझा की जा रही है। कुछ वीडियो में समुद्र की ओर खिंचती पानी की ताकत, तेज लहरों का गरजता आना और लोगों का भागते हुए घर छोड़ना, सब कुछ डरावनी फिल्म जैसा प्रतीत हो रहा है। आप भी देखिए इन भयावह तस्वीरों को। Господи, боже мой! Стой, Господи, боже мой! Когда успокоится все, Господи! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Лосечка мой маленький, лосечка! Сейчас пойдем, подожди. खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक ऐतिहासिक साझेदारी के तहत मिलकर एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह विकसित किया है, जिसका नाम है निसार, यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार।
यह उपग्रह अब 30 जुलाई 2025 को शाम 5:40 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-16 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। निसार मिशन को खास तौर पर पृथ्वी की सतह, समुद्रों, बर्फ और जंगलों में हो रहे जलवायु व पारिस्थितिक बदलाव की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। ये हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी की उच्च रिजोल्यूशन तस्वीरें ले सकेगा, जिससे वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन, भूकंप, ज्वालामुखी, ग्लेशियरों के पिघलने और भूस्खलन जैसी आपदाओं का गहराई से अध्ययन करने में मदद मिलेगी। इस मिशन में इसरो और नासा की भूमिकाएं बारीकी से विभाजित रही हैं। इसरो ने एस बैंड रडार, उपग्रह संरचना, डेटा सिस्टम और प्रशिक्षण की तैयारी कर ली है। वहीं नासा ने एल बैंड रडार, GPS रिसीवर, सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर और 12 मीटर चौड़े रिफ्लेक्टर के लिए 9 मीटर लंबा बूम विकसित किया है। लॉन्च के बाद 90 दिन का कमीशनिंग फेज होगा, जिसमें सभी सिस्टम की टेस्टिंग और फाइनल सेटअप किया जाएगा। उसके बाद यह मिशन पूरी तरह से काम करना शुरू करेगा। इस मिशन का महत्व सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि कृषि, आपदा प्रबंधन और पर्यावरणीय नीति निर्माण में भी अत्यंत उपयोगी साबित होगा। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि फसलों की हालत, जंगलों की कटाई और हिमालय व अंटार्कटिका जैसी संवेदनशील जगहों पर बर्फ के पिघलने के पैटर्न को समझा जा सकेगा। इससे नीतिगत फैसले अधिक डेटा आधारित और सटीक बन पाएंगे। निसार को लेकर वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में भी भारी उत्साह है, क्योंकि यह दुनिया का पहला ऐसा उपग्रह है जिसमें 2 बैंड यानी कि L और S की सिंथेटिक अपर्चर रडार एक साथ काम करेंगे। इससे पृथ्वी की सतह का 3D स्कैन संभव हो सकेगा। यह मिशन भारत और अमेरिका के बीच वैज्ञानिक सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। इससे न सिर्फ दोनों देशों की अंतरिक्ष क्षमताएं और मजबूत होंगी, बल्कि जलवायु और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में वैश्विक प्रयासों को भी नई दिशा मिलेगी। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी अस्थिर और चुनावी राजनीति से प्रेरित बयानबाजी से भारत को घेरने की कोशिश की है। मंगलवार को ट्रंप ने कहा कि भारत पर 20 से 25% तक का आयात शुल्क लगाया जा सकता है। यह बयान ऐसे समय आया है जब वैश्विक मंच पर भारत चीन का सशक्त विकल्प बनकर उभर रहा है और विश्व के बड़े देश भारत के साथ व्यापारिक साझेदारी को प्राथमिकता दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की यह बयानबाजी कोई नई बात नहीं है। पहले भी उनके कार्यकाल में अमेरिकी फर्स्ट नीति के नाम पर उन्होंने कई देशों से टैरिफ युद्ध छेड़े हैं, लेकिन इस बार भारत को निशाना बनाना सीधे सीधे उनकी गंभीरता की कमी का संकेत है। लेकिन शायद ट्रंप यह भूल गए हैं कि भारत अब 2014 से पहले वाला भारत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब आत्मनिर्भर भारत की नीति पर मजबूती से खड़ा है। हाल ही में पीएम मोदी ने मालदीव के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया और ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी लाई। ये कदम बताते हैं कि भारत अब अमेरिकी दबाव में आने वाला नहीं है, बल्कि विश्व मंच पर स्वाभिमान के साथ साझेदारी करने वाला राष्ट्र बन चुका है। भारत अब न केवल वैश्विक कंपनियों की पसंद बन चुका है, बल्कि एक स्थिर, भरोसेमंद और लोकतांत्रिक बाजार के रूप में उभर रहा है। अमेरिका जैसे देश भी जानते हैं भारत को नाराज करना उनके लिए कितना घाटे का सौदा होगा। ट्रंप का यह बयान जहां उनकी गंभीरता पर सवाल खड़े करता है, वहीं यह भी दर्शाता है कि भारत की बढ़ती ताकत अब विश्व महाशक्तियों को बेचैन कर रही है। भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है, लेकिन विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय इस मुद्दे पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। यह भी स्पष्ट है कि भारत किसी दबाव में काम नहीं करता। अगर ट्रंप ने टैरिफ का रास्ता अपनाया तो भारत भी माकूल जवाब देने में देर नहीं करेगा, क्योंकि भारत अब सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका जवाब भी देना जानता है। अगली खबर आपको बता दें, पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो एक बार फिर आतंकवाद की लहर से हिल गया है। डार्गो स्थित एक सैन्य अड्डे पर हुए बड़े आतंकी हमले में लगभग 50 सैनिकों की मौत हो गई। संदेह की सुई एक बार फिर जमात नस्र अल इस्लाम वाल मुसल्लिमीन यानी कि JNIM
नाम के कुख्यात आतंकवादी संगठन की ओर घूमी है, जो पिछले कई सालों से पूरे सहेल क्षेत्र में हिंसा का चेहरा बन चुका है। हमला सोमवार 28 जुलाई को उत्तरी बुर्किना फासो के बोल्सा प्रांत के डार्गो सैन्य अड्डे पर हुआ। रिपोर्ट्स की अगर माने तो लगभग 100 सशस्त्र आतंकवादियों ने अचानक हमला कर दिया। भारी गोलीबारी के बाद आतंकियों ने अड्डे को जला दिया और सैन्य सामग्री लूट ली। स्थानीय नागरिकों और सामुदायिक नेताओं के अनुसार यह हमला बेहद योजनाबद्ध और हिंसक था। अभी तक सरकारी स्तर पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यह चुप्पी शायद देश की राजनीतिक और सैन्य अस्थिरता को भी दर्शाती है। JNIM अल-कायदा से जुड़ा एक इस्लामी आतंकी गठबंधन है, जो कि मुख्य रूप से माली, बुर्किना फासो और नाइजर में सक्रिय है। यह समूह पहले भी सैकड़ों नागरिकों और सैन्य कर्मियों को मौत के घाट उतार चुका है। इनका उद्देश्य पश्चिमी अफ्रीका में शरीयत आधारित शासन लागू करना और पश्चिमी प्रभाव को हटाना है। यह समूह ग्रामीण इलाकों में असंतोष और सरकारी उपेक्षा का फायदा उठाकर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। बुर्किना फासो पिछले एक दशक से आतंकवाद और अस्थिरता का सामना कर रहा है। 2022 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से देश की सुरक्षा स्थिति और बिगड़ी है। कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे, जो कि खुद सत्ता में सैन्य विद्रोह के जरिए आए, आतंकवाद के खिलाफ कोई निर्णायक प्रगति नहीं कर पाए हैं। इसके विपरीत देश के लगभग 40% हिस्से पर अब आतंकी संगठनों का नियंत्रण बताया जाता है। जनता का भरोसा लगातार डगमगा रहा है और सेना के भीतर भी असंतोष की खबरें मिल रही है। राजधानी ओगाडुगु से बाहर का इलाका लगभग नो मैन जोन बन चुका है। राष्ट्रीय मनोबल को भी इस दौरान झटका लगा है। 50 सैनिकों की मौत सेना के लिए एक बड़ा नुकसान है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र की विफलता उजागर होती है। सामरिक रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। सैन्य सरकार पर बढ़ते दबाव के बीच ये घटना सेना की रणनीतिक तैयारियों की पोल खोलती है। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय चिंता की बात करें तो फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों की पहले ही यहां से सैन्य वापसी हो चुकी है। अब संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ पर एक बार फिर दबाव बढ़ेगा कि वह हस्तक्षेप करे। मानवाधिकार संकट की आशंका भी जताई जा रही है। डार्गो जैसे इलाकों में रह रहे आम नागरिकों पर अब पलायन और हिंसा का खतरा मंडराने लगा है। डार्गो हमला बुर्किना फासो के लिए केवल एक सुरक्षा घटना नहीं है, ये एक गहरी राजनीतिक और रणनीतिक असफलता का संकेत है। आतंकवादी संगठनों की पकड़ जितनी मजबूत होती जा रही है, उतनी ही तेजी से देश एक फेल स्टेट बनने की ओर बढ़ रहा है। जब तक सरकार जमीनी स्तर पर नागरिकों को सुरक्षा, विकास और भरोसा नहीं दे पाती, तब तक इस तरह के हमले देश के भविष्य को अंधकार में धकेलते रहेंगे।